Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. Hello and welcome everyone. Welcome to the Study IQ YouTube channel. Today I'm bringing a very important video. ये specifically targeted है towards mains 2026 students and answer writing of course. And answer writing one of the most important things. जैसे सब लोग बोलते हैं कि content in fact I think बहुत ज्यादा infodemic ही हो गया है अब. टेलीग्राम, यूट्यूब, करोल बाग में ऑफलाइन स्टोर्स पे एवरीवेयर कंटेंट की कहीं पे भी कमी नहीं है. इट्स अ डेलूज. डिफरेंशिएटर क्या होता है मींस में? आंसर राइटिंग. एंड आंसर राइटिंग में भी नॉट जस्ट राइटिंग आंसर्स. अभी आई डिस्कस माय ओन एक्सपीरियंस कि कैसे सिर्फ आंसर राइटिंग इज ऑफन नॉट इनफ. यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर दैट हाफ मार्क, दैट 1 मार्क. वो एनालिसिस करना होगा आपको. यू हैव टू सिट विद योर ओन आंसर्स, हाउ टू एनालाइज देम. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड मैं ये बताऊंगा कि कैसे खुद करना है ये. ठीक है, ओके. So the two deliverables in this video will be this ki of course importance of analyzing your own answers and why that will be the differentiator in your mains score, है ना. And of course coaching evaluators, ठीक है, it's a hit and miss. बहुत सारे ठीक हैं, बहुत सारे गलत हैं, बहुत सारे आपको inconsistent remarks देंगे. कोई एक चीज बोलेगा, कोई दूसरी चीज बोलेगा. तो इसीलिए मेरा recommendation वो ये कि take them with a pinch of salt. Yes, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं मॉक्स लिख के इवैल्यूएट करवाना. पीवाईक्यूज भी लिख रहे हो तो इवैल्यूएट करवा लो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिल जाता है. बट डोंट रिलाई ऑन देम फॉर द लास्ट वर्ड. ठीक है, लास्ट वर्ड आपका खुद होना चाहिए, इवन फॉर द पीपल हु आर गिविंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा हाउ टू डू दैट. उसके ऊपर से प्लीज अप्लाई योर ओन ब्रेन, तभी नंबर आने वाले हैं, ये गारंटी है. ठीक है. एंड सेकंड चीज, मैं टॉपर कॉपीज का रोल बताऊंगा. टॉपर कॉपीज डू प्ले अ रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट जैसे आई हैव ऑफन सेड कि यूपीएससी कोई मॉडल आंसर्स नहीं देता है. ठीक है, यूपीएससी के मेंस के कोई मॉडल आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, टेलीग्राम पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहां पे हमारा जो बेस्ट गेज है चेक करने के लिए कि क्या वो काम करता है क्या नहीं करता है, वो है टॉपर आंसर्स. ओके ओके, अगेन with a pinch of salt, but I'll come to that. So first of all, who am I? My name is Arsh Singh Chauhan. I've given 4 mains and 2 interviews. And I'm an alumnus of IIT Delhi. Telling you this so that you can rest assured, मेरा अपना journey 6.5-7 years का रहा है almost. So जो भी मैं बोल रहा हूँ, it is coming from a long time of experience. I'm telling this so that you can learn from my mistakes and खुद से वो गलतियां नहीं करनी है. Please learn from other people's mistakes. You can never live long enough to make your own. Okay. So सबसे पहले yes. तो इवैल्यूएशन ऑफ योर ओन आंसर्स. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों आता है? सी, आंसर राइटिंग भी इनफैक्ट एवरीवन नोज नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसलिए सब लोग करने भी बहुत लगे हैं. मेरा अपना एक्सपीरियंस, आई हैव रिटन hundreds of answers, thousands of answers in fact over my past 4 mains एंड मैं उसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि सेल्फ असेसमेंट का जो पैरामीटर था वो मेरा अगर लैकिंग था तो कितना लैकिंग था एंड हाउ दैट became a problem. ठीक है, सी, मेंस 2022 was my first. इसमें मैंने 150 से 200 क्वेश्चंस लिखे थे, स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया. ठीक है, जीएस का स्कोर बता रहा हूं एंड दिस इज लाइक ये जो टोटल है ये जीएस प्लस पीएसआर व्हिच वाज माय ऑप्शनल, उन दोनों का है. मेंस 2023 में आई रोट अबाउट 600 क्वेश्चंस एंड दिस वाज माय बिगेस्ट जंप इन स्कोर. ठीक है, बिगेस्ट जंप इन स्कोर था. इसमें मेरा मेंस का स्कोर आई थिंक इट वाज 729 एंड द कट ऑफ वाज 741 समवेयर अराउंड दैट. देन 24 एंड 25 आई क्लियर्ड एंड इनमें मैंने वही 700 to 800 क्वेश्चंस लिखे थे. तो कहीं पे भी मेरी एफर्ट का लैकिंग नहीं था एंड दिस इज जीएस प्लस पीएसआर रिपीटिंग अगेन. ठीक है, तो एफर्ट का लैक नहीं था. आंसर राइटिंग बहुत करी है, आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत करी है, डेली आंसर राइटिंग बहुत करी है, टॉपर आउट कॉपीज बहुत करी है. फॉर एग्जांपल इन मेंस 23 एंड 24 दिस वाज मेनली आई ब्रेनस्टॉर्म्ड, मतलब आई रोट आंसर्स फ्रॉम टॉपर कॉपीज एंड कंपेयर्ड विद टॉपर कॉपीज डेली, अबाउट 5 to 7 आंसर्स डेली फॉर 2 months. ठीक है, दैट्स एंड उसके अलावा मॉक्स लिखे थे. मेंस 2026 में आई डिड मेनली मॉक्स. पीवाईक्यूज मैंने ब्रेनस्टॉर्म करे थे इसमें. ठीक है, फॉर मेंस 2026 सॉरी मेंस 2025, 2026 तो अभी हुआ भी नहीं, राइट. ठीक है, तो इसमें मैंने पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म करे थे मेनली एंड डेली बेसिस पे एंड उसके अलावा मॉक्स लिखे थे. तो वही 20 मॉक्स लिखे थे टोटल, 24 मॉक्स लिखे थे रफली जीएस प्लस पीएसआर मिला के एंड उसके अलावा बाकी डेली आंसर राइटिंग. ठीक है, तो दिस इज इट. एंड ये जो मैंने इतना मैं बता रहा हूं, इसमें मेरा अगर स्कोर देखोगे तो यहां पे जंप आया था, यहां पे मेरे स्कोर में स्टैग्नेशन था. ठीक है,
At least for GS it was a stagnation, and afterwards, like hindsight mein, when I tried to connect the dots ki kya issue raha, then definitely lack of self assessment of my own answers was a big thing, because मेरा उतना हैबिट हो गया था आंसर लिखने का कि आई वाज राइटिंग इट मैकेनिकली, ठीक है, कि गए बस लिखा जल्दी जल्दी वापस आ गए, मॉडल आंसर पढ़ लिया, ठीक है, वो भी उतना ढंग से शायद नहीं पढ़ा, मेंटर से कॉल करा, ठीक है, मेंटर से कॉल करा, यस, बट स्टिल वो जो बता रहे थे वो कहीं पे उनमें इनकंसिस्टेंसी थी, कुछ मेंटर बोलते हैं हाँ ये चीज अच्छी है, कुछ बोलते हैं कि ये चीज गलत है, खुद से बैठ के नहीं देखा कि ओके वेयर टू गेट दैट एक्स्ट्रा हाफ मार्क, वेयर टू गेट दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क, क्योंकि एफर्ट में कमी नहीं थी, बट मे बी वो डायरेक्शन का एनालिसिस का कमी था, ठीक है। तो इसीलिए क्रिटिकली एनालाइजिंग योर ओन आंसर्स बिकम्स एब्सोल्युटली अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मेंस, ठीक है। तभी मैं वही बोलूंगा, इवन पीपल हु आर गिविंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, सिट विद योर ओन आंसर्स। आपको गुड आंसर क्या होता है उसका रफ एक एटलीस्ट आइडिया होगा दिमाग में, उतना आपने लिख लिया होगा, उतने शायद टॉपर कॉपीज देख लिए होंगे, तो अप्लाई योर ओन ब्रेन, ठीक है। और जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं गुड आंसर के वो मैं अभी बताऊंगा, सो दैट दिस बिकम्स मच मच इजी फॉर यू। ओके, सो एब्सोल्युटली एसेंशियल टू सिट एंड इवैल्यूएट योर ओन आंसर्स, ठीक है। एंड वो ये है कि अगर आप मैकेनिकली लिखते रहोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी जो बैड हैबिट्स होती है ना, उनका मसल मेमोरी बन जाता है। एंड मेंस में पीपल हु हैव रिटन मेंस, यू विल नो दैट मेंस के अंदर एग्जाम में जाके कुछ भी इनोवेशन उतना पॉसिबल हो नहीं पाता, यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक ऑफ इनोवेशन, जो आपका मसल मेमोरी में वो ही आने वाला है। तो अगर आपकी मसल मेमोरी में बैड हैबिट्स हैं, वो बैड हैबिट्स आएंगी, ठीक है। एंड लाइक फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, बैड हैबिट्स विल मीन कि लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन आप सीख गए हो या रट गए हो लिख लिख के, ठीक है, और वो उतना एक्यूरेट नहीं है, या फिर उससे बेटर इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, तो वो नहीं लिख पाओगे आप मेंस में जाके। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट्स में सब हेडिंग्स की जगह, सब हेडिंग्स को आप थोड़ा वैसा बनाते हो कि वो थोड़ी वेग हैं, या फिर सब हेडिंग्स को आप एग्जैक्टली डिमांड पे नहीं कर रहे हो, या फिर आप इन जनरल आंसर में डिमांड उतना अच्छे से हिट नहीं कर रहे हो, वो आपकी एक बैड हैबिट बन चुकी है। आंसर्स में अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं डाल रहे हो, वो आपकी बैड हैबिट बन चुकी है, ठीक है। ओके, राइट। तो सी, सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, एंड ये ऑर्डर में है। सबसे पहले आपका आएगा डिमांड, ठीक है, एंड डिमांड इज लाइक 60% ऑफ योर आंसर, ठीक है। अगेन ये परसेंटेजेस कोई मैंने खुद से असाइन करे हैं, दीज आर आर्बिट्ररी वैल्यूज, लाइक डोंट टेक देम एज एब्सोल्यूट ट्रूइज्म, यू कैन टेक इट 55 अगर आपका मन है तो। एनीवेज माय पॉइंट इज डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आप बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दो, डायग्राम्स बना दो, मैप्स बना दो, वैल्यू एडिशंस डाल दो, कमिटी रिकमेंडेशंस, डेटा पॉइंट सब डाल दो, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन आस्किंग, तो गया वो वहां पे, लाइक यू गॉन। तो उस चक्कर में डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड डिमांड में वो रहता है कि अगर आप थोड़ा सा जेनरिक आंसर भी लिख दो ना, बट इफ यू आर स्टिकिंग विद द डिमांड, दैट विल बी मच मच बेटर, ठीक है। एंड आई हैव सीन लाइक पीपल, सो फॉर एग्जांपल मेनी टॉपर कॉपीज आर देयर, तो आप एक बार चेक करना, अनिकेत रंजन, ऑल इंडिया रैंक 48 2025, he got ethics में 128, आई थिंक 126 या 128 ही थे, यस। तो एक्सीलेंट स्कोर इन एथिक्स, ठीक है। इनकी आप एक बार कॉपी जाके रीड करो। ही वाज अ डियर फ्रेंड, इंटरव्यू के लिए साथ में प्रिपेयर किया था हमने, तो मेंस में भी साथ में प्रिपेयर किया था, आई रेड हिज आंसर्स इवन देन। तो एक चीज बहुत स्ट्राइक आउट करी थी मेरे को कि वैल्यू एडिशन आकांक्ष धुल लेवल नहीं था, ठीक है। आकांक्ष धुल के आप एक बार आंसर जाके देख लो, रैंक नंबर 3 जो है इस बार, तो आकांक्ष धुल लेवल वैल्यू एडिशन नहीं था, इंक्लूडिंग इन एथिक्स, बट दैट इज एन एक्सीलेंट स्कोर, ठीक है। तो वो क्यों आया? ही वाज एब्सोल्युटली स्टिकिंग टू द डिमांड, लाइक एग्जैक्टली जो पूछा है वो आंसर करे। तो वो ये कि हमारा टेंडेंसी वो रहता है कि हम वो लिखेंगे जो हमें आता है, हम वो नहीं लिखेंगे जो पूछा है, ठीक है। तो प्लीज लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट। सो डिमांड एब्सोल्युटली बिकम्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट विल सेट द फाउंडेशन ऑफ योर पिरामिड। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप कैसे आंसर कर रहे हो। इंट्रोडक्शन, आर यू प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूसिंग द आंसर। देन बॉडी में आप जो पार्ट्स एग्जैक्टली पूछे हैं, अगर लेट्स से 2 पार्ट का क्वेश्चन है तो आप 2 पार्ट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अगर क्रिटिकली एनालाइज या फिर वैसा कोई डायरेक्टिव है तो आप थीसिस एंटीथीसिस स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स वे फॉरवर्ड कंक्लूजन लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। सम लाइक देयर आर सम रूल्स फॉर दिस, राइट। तो इंट्रोडक्शन,
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यू हैव टू, ये फॉर्मेट तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब अगेन मैं वही बोल रहा हूं कि इनोवेशन आई विड सजेस्ट नॉट टू ट्राई, स्पेशली जो मेंस 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, डोंट ट्राई एनीथिंग इनोवेटिव राइट नाउ। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही करना है। बॉडी में आपको थीसिस एंटीथीसिस लिखना ही लिखना है। इवन इफ अ डायरेक्टिव इज नॉट एक्सप्लिसिटली आस्किंग फॉर द एंटीथीसिस, खुद से लिख दो, ठीक है। लेट्स से आपका डायरेक्टिव थोड़ा न्यूट्रल टाइप है, डिस्कस, एग्जामिन, ठीक है, लेट्स से एक्सप्लेन। तो डिस्कस और एग्जामिन में जनरली टेंडेंसी रहेगा आपका कि आप एंटीथीसिस डाल दोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा है। डिस्कस इज लाइक ओपन एंडेड, तो आप दोनों साइड डालो। एग्जामिन में वो थोड़ा पूछ रहे हैं कि आप एग्जामिन करो, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव डाल दोगे। एक्सप्लेन अगर बोला है तो एक्सप्लेन में आपका टेंडेंसी होगा कि आप शायद एंटीथीसिस ना डालो, विच इज फाइन, मत डालो क्योंकि एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है। लेकिन स्टिल ये ध्यान रखना हमेशा कि हमारी हम जो चीजें डिस्कस करते हैं ना यूपीएससी में, दे आर मैटर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी में you'll रेयरली you'll find a policy which is perfect, ठीक है। उसके अगर आप एक्सप्लेनेटरी फीचर्स भी लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, अगर जैसे वीबीजी राम जी पे अगर क्वेश्चन आ गया इस बार, ठीक है, स्कीम अभी आई है, बहुत फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत कंट्रोवर्सी में भी रही है, मनरेगा के बाद रिप्लेसमेंट जो हुआ है, ठीक है। अगर स्कीम पे आ गया कि एक्सप्लिकेट द फीचर्स या फिर एन्यूमरेट द फीचर्स, एक्सप्लेन द फीचर्स, ठीक है, आप लिख दो फीचर्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इश्यूज टच भी नहीं किए ना, तो वो एक थोड़ा सा, अगेन इट विल नॉट बी एक्सप्लिसिटली रॉन्ग, बट एक इश्यूज लिख देना, ठीक है, क्योंकि इश्यूज इतने सारे हैं, ठीक है, कि स्टेट्स का जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ गया है, तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके लिए दिक्कत हो गई, रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ सकती हैं, कंप्लीटली डिजिटाइज हो रहा है, तो फिर डिजिटल डिवाइड का क्या, यू नो द प्रॉब्लम्स विद द स्कीम, राइट, ठीक है। तो प्लीज राइट इट बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ द डायरेक्टिव इज नॉट एक्सप्लिसिटली आस्किंग फॉर इट, ठीक है। तो ये कुछ बिल्कुल एब्सोल्यूट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। एंड अगेन दिस इज coming from my experience of writing what 2000 to 3000 answers, ठीक है, probably 3000 across 4 means, right, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आई एम होपिंग सबको समझ आ रहा है। अभी डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर में लाइक बॉडी में कैसे लिखना है, थीसिस एंटीथीसिस, आई विल कम टू दैट। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यू मतलब वैल्यू एडिशन, दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन में आपके अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वैल्यू एडिशंस हैं वो बहुत स्पेसिफिक टू द डिमांड हो। डोंट राइट जेनरिक स्टफ एंड डोंट राइट स्टफ विच इज नॉट रिलेटेड टू द डिमांड, वो तो बहुत ही अगेन दैट इज यू आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द डिमांड, है ना। फिर अगेन वो ये कि आपका कितना ही सुंदर आंसर हो, नंबर नहीं मिलने हैं। तो इसीलिए वैल्यू एडिशन ऑल्सो ट्राई एंड हैव स्पेसिफिक वैल्यू एडिशंस, दैट विल टेक टाइम एंड एफर्ट एंड रट्टा मारना पड़ेगा आपको, डेटा पॉइंट, स्टेटिस्टिक्स का, कमिटी रिकमेंडेशंस, कोर्ट जजमेंट्स, जस्ट लाइक अभी आप वो भी एक लिस्ट भी दे दूंगा क्या क्या होता है वैल्यू एडिशन में, ठीक है। ओके, तो ऊपर से दिस इज लाइक योर हाउ योर आंसर इज सपोज टू लुक लाइक, ओके, ठीक है। सबसे पहले डिमांड, तो सबसे पहले यार डायरेक्टिव ना, सी अब डायरेक्टिव जो है you cannot completely dismiss it but don't give extremely too much importance to it, ठीक है। you have to find it like a balance खुद के लिए, क्योंकि आपका जैसे मैंने बोला डिस्कस, एग्जामिन, कमेंट, इनमें डेफिनेटली आप खुद से वे कर लोगे कि आपको दोनों साइड्स देनी है, बिकॉज वो दिख रहा है, पूछ रहे हैं वो डिस्कस करो या एग्जामिन करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड सिमिलरली क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, सिमिलर टोन इंटोनेशन है आपका, तो आप काउंटर साइड भी हैवी दे दोगे, ठीक है। यहां पे इट इज ऑब्वियस, कोई इशू नहीं है। एल्यूसिडेट, डिस्क्राइब, ट्रेस, एवोल्यूशन, ब्रिंग आउट, इन वाले में आप देयर इज अ टेंडेंसी कि आप शायद ना लिखो, बट लाइट कॉशन प्लीज डाल देना, ठीक है। अगेन वही मैं बोल रहा हूं, यूपीएससी ने कोई मॉडल आंसर नहीं दिया है, हम टॉपर कॉपी से ही जज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो वही अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग एट हंड्रेड्स ऑफ टॉपर आंसर्स, लाइट कॉशन डाल दो, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर डिस्कस पूछा है, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भतेरे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो विप का प्रॉब्लम है, स्पीकर को पावर दे दिया वो प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले वो जुडिशियल रिव्यू के परे था, फिर अभी जुडिशियल रिव्यू में आ गया, कोई इशू नहीं है, मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप प्लीज बिफोर गोइंग टू द वे फॉरवर्ड राइट द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है।
सिमिलरली क्रिटिकली एग्जामिन में आप लिख दोगे खुद से, कोई इशू नहीं है. एंड फीचर्स, अब जैसे वही है, यहां पे आपका जो न्यूट्रल वाला जो डायरेक्टिव होता है जिसमें एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है, उसमें क्वेश्चन अगर स्कोप है तभी लिखोगे इश्यूज, ठीक है. GS1 में कई बार जैसे टेंपल आर्किटेक्चर या स्कल्पचर से रिलेटेड होते हैं कि यू हैव टू टेल द फीचर्स, तो वहां पे फिर कुछ नेगेटिव का स्कोप है नहीं नेचुरली, ठीक है. अगेन इफ यू हैव टू एक्सप्लेन अ जियोफिजिकल फिनोमेना, ठीक है, उसमें भी आप इश्यूज उस हिसाब से लिख सकते हो कि हाउ मच डिस्ट्रक्शन दैट माइट कॉज, अगर उस हिसाब से है तो, कि इफ इट माइट कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है. एंड देन यू हैव टू ऑफ कोर्स, एक और चीज यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, की नेवर एंड योर आंसर ऑन अ नेगेटिव नोट, ठीक है. यहां पे आपको क्या करना है, यू मस्ट राइट अ वे फॉरवर्ड. ऑब्वियसली आपको लिखना ही पड़ेगा. क्यों? सिविल सर्वेंट क्यों बन रहे हो? सिविल सर्वेंट में 90% आपका जो काम होगा ना, वो होता है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. ये जो आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हो ना किसी भी पॉलिसी का, फॉर एग्जांपल कोई भी घर में बैठे हुए नॉर्मल इंसान को भी प्रॉब्लम्स पता है, ठीक है, बट आपको हमेशा यू हैव टू हैव दैट सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, एंड वो आपको आंसर में दिखाना है. अगेन सिर्फ माइंडसेट नहीं, मतलब वो आंसर में भी दिखाना है. माइंड में आपका क्या चल रहा है, नो वन नोज, है ना, चाहे आप कितने ज्ञानी हो, बट इफ यू डोंट पुट इट ऑन पेपर द इवैल्यूएटर विल नॉट मार्क यू, ठीक है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपको दिखाना पड़ेगा. नेवर एंड योर आंसर ऑन नेगेटिव पॉइंट, ठीक है. तो जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना कि यू हैव टू गिव द ऑपोजिट साइड, एंटीथेसिस वाला पार्ट आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद कंक्लूजन इन्फेरेंस स्टेटमेंट पे आओगे, ठीक है. तो ये आपका हो गया फर्स्ट, मतलब जो आपका डायरेक्टिव वाला पार्ट है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कम, रेट ज्यादा हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you come to the demand early, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल I've seen multiple answers इस बार भी, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कुछ भी पूछा है, ठीक है. लेट्स से एग्जाम्पल ले ले तो अगेन लेट्स से जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन है. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आता नहीं आजकल, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट लेट्स से जुडिशियल एक्टिविज्म पे है. आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा है जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लेट्स से आपको बताने हैं, ठीक है. तो आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म का डेफिनेशन बताओगे, आर्टिकल प्रोविजंस डाल दोगे वैल्यू एडिशन के, ठीक है. बट लेट्स से अब आप कुछ जगह आपको ऐसे अलग से आपको हुआ कि एक वैल्यू एडिशन हमें ऐड करना है, ठीक है. तो यहां पे आपने फ्लो चार्ट बनाया. अब आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रोज कॉन्स पूछे हैं एक्सप्लिसिटली कि क्रिटिकली एग्जामिन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड हाउ इट लीड्स टू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन यूपीएससी पूछता नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है. जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रोज कॉन्स पूछते हैं सीधा सीधा, बट आपको लगा कि ओके मेरे को बहुत सारे फीचर्स पता है जुडिशियल एक्टिविज्म के, इंक्लूडिंग यू नो कोर्ट जजमेंट्स पता है एंड बहुत सारे स्टेप्स पता है जो जुडिशरी ने लिए जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे, ठीक है. विशाखा गाइडलाइंस हो गए, एमसी मेहता हो गया, जो भी है. अब वो प्रोज कॉन्स में उन्होंने पूछा नहीं, तो आपका हो गया कि मेरे को लिखने हैं, तो आप यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना के लिखने लगे, ठीक है. अब लेट से ये आपका हो गया, और आपका जो फर्स्ट डिमांड है वो आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे एंड ऑफ द फर्स्ट पेज, एंड यहाँ पे आपका पॉइंट लिखने का जगह ही नहीं था, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो प्रोज कॉन्स. दिस शुड नॉट बी डन, एब्सोल्युटली नॉट. एंड आई हैव सीन मल्टीपल पीपल स्टार्टिंग द एक्चुअल डिमांड यहां से सेकंड पेज के हाफ से. यार मतलब आप समझ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट देने में ही 1.5 पेज निकाल दिया. और ये एक और तरीका कब होता है, काफी ज्यादा आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, फिर पूछा कि एक्सप्लिकेट समथिंग समथिंग, ठीक है. ओके यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से प्रेशर ग्रुप्स पे क्वेश्चन है GS2 में, ठीक है. उन्होंने बोल दिया लाइक स्टेटमेंट है पहले, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म द फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, देन सॉरी फिफ्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट तो मीडिया होता है, ठीक है. देन से
एक्सप्लेन या फिर एनालाइज द रोल कर देते हैं थोड़ा, हाउ एग्जैक्टली यूपीएससी आस्क्स, एनालाइज रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहां पे स्टेटमेंट था कि प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म द फिफ्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी या फिर फिफ्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ भी कह लो। ठीक है, आप डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, प्रेशर ग्रुप्स का एग्जांपल दे दोगे कुछ, फिर एक वो हो गया कि अब ठीक है ये जो कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट है इसको समझाते हैं, है ना। वो कई लोग के, बहुत लोग के डाउट आता है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा तो टेंड करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली रोल पे नहीं आ सकते हो, है ना, क्योंकि रोल पे आओगे तो ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट है उसका क्या हुआ, फिर आप यहां पे रोल पे आ गए कि ओके हाउ इट इज द फिफ्थ स्टेट। ठीक है, फिर आप यहां पे 1 2 3 4 पॉइंट, फिर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो कि ओके अब बताते हैं कि रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी क्या है, फिर बताएंगे। फिर इसके बाद आप आओगे यहां पे 4 पॉइंट लिख के, फिर आप आओगे कि ओके ये इश्यूज हैं, फिर आपका वे फॉरवर्ड के लिए जगह नहीं बची है तो यहां पे घुसा दोगे छोटा सा एक ऐसे फ्लो चार्ट टाइप्स, फिर कंक्लूजन लिखोगे सिंगल लाइन का, क्योंकि जगह नहीं बची ढंग से कंक्लूजन लिखने की। ठीक है, आई पर्सनली फेस दीज इश्यूज, आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स डूइंग दिस। ठीक है, ऐसे में वेन एवर यू हैव अ स्टेटमेंट एंड आपको स्टार्ट करना है, कोशिश करो कि आप इंट्रोडक्शन में ही उस स्टेटमेंट को कॉन्टेक्चुअलाइज कर दो। कैसे? प्रेशर ग्रुप्स में आप यहां पे कैसे करोगे? प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म द, प्रेशर ग्रुप्स का डेफिनेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट पीपल ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी विदाउट कमिंग टू पावर। ठीक है, फिर आप उसी में लिख दो एंड दे फॉर्म द फिफ्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी बाय डीपनिंग द स्टेट सिटीजन ब्रिज या फिर स्टेट सिटीजन इंटरफेस। ठीक है, आपने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट उस स्टेटमेंट का इंट्रो में ही दे दिया, ज्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट को। क्यों? क्योंकि इस केस में एटलीस्ट फिफ्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड जब आप रोल ऑफ डेमोक्रेसी में पॉजिटिव्स लिखोगे तो वो सिमिलर पॉइंट्स आएंगे वहां पे थोड़े, एंड ऐसा कई बार होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें कई सारे पॉइंट्स आपके सिमिलर आएंगे, तो वहां पे फिर वो लगता है कि ओके अब तो ऊपर लिख दिया, अब यहां पे रिपीट कैसे करें। ऑनेस्टली सीन दिस प्रॉब्लम्स विद मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप लाइक आई एम होपिंग दैट पीपल आर एबल टू रिलेट यहां पे। एनीवेज, ठीक है, अब छोटा सा कॉन्टेक्स्ट उसका इंट्रो में ही देके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और बेसिकली आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना कि एनालाइज द रोल, तो एनालाइज द रोल, एनालाइज द रोल, एनालाइज द रोल में यहां पे आपका मेन डिमांड ही एनालाइज द रोल है। ठीक है, तो इसमें आपका जो पॉजिटिव रोल है, फिर जो नेगेटिव रोल जहां पे भी आओगे, पॉजिटिव रोल के एटलीस्ट आपको 1 2 3 4 पॉइंट फर्स्ट पेज पे लिखने हैं, बिकॉज वहां पे एग्जामिनर को वो दिख रहा है कि यू कम टू द डिमांड क्विकली। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखेगा, लुक एट द कॉपीज ऑफ माधव अग्रवाल। ठीक है, he was I think Air 16 in 2024। ठीक है, उनके वो तो कुछ अलग ही होता था उनका, लाइक 2 या 3 लाइन का इंट्रो लिख के डायरेक्टली ऊपर सब हेडिंग लिखी जो पूछा है, एंड फर्स्ट पेज पे ही उस फर्स्ट सब हेडिंग के 5 पॉइंट लिख दिए उन्होंने, 6 पॉइंट लिख दिए उन्होंने। दैट्स हाउ ही यूज्ड टू राइट। उतना शायद नहीं भी पॉसिबल हो पाए, बट एटलीस्ट ट्राई टू राइट 4 पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट सब हेडिंग ऑफ द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डोंट डिले इट। तो इन सब का बताने का मेरा पॉइंट ये था कि कभी भी डिमांड को डिले नहीं करना है, बिकॉज इफ यू आर डिलेइंग द डिमांड तो आपके पास उसमें कम कंटेंट होगा लिखने के लिए, राइट? ओके, या कम टू द डिमांड अर्ली। नेक्स्ट, आंसर बोथ पार्ट्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एंड हाउ डू दे डू समथिंग। ठीक है, देन आई थिंक यहां पे आपके सब हेडिंग्स बनाना आसान हो गया, क्वेश्चन में खुद आपको आसान कर दिया है वो चीज कि आप फीचर्स बताओगे, फिर उसमें आप रोल में पॉजिटिव नेगेटिव रोल बता के वे फॉरवर्ड करके कंक्लूजन करोगे। ठीक है, राइट। ये अच्छा एग्जांपल है कि अगर गांधारा स्कूल पूछा है तो कुशान हिस्ट्री के बैकग्राउंड से मत पूछो, मत स्टार्ट करो, गांधारा स्कूल से स्टार्ट करो, एंड उसमें बताओ कि इट वाज लाइक मेन पेट्रनेज वाज गिवन बाय द इंडो ग्रीक्स एंड द कुशान्स। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। स्टार्ट विद व्हाट इज आस्क्ड, मतलब, राइट। ये भी अच्छा एग्जांपल है, मतलब सीधा सीधा कि पोटेंशियल एंड कंस्ट्रेंट्स अगेन, बट इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कई बार नहीं आएंगे। नेक्स्ट, काउंटर थीसिस पार्ट। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द डिमांड, उसको वैसे ही लेके चलना है आपको।
ठीक है, कई बार कई क्वेश्चंस में, इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड, शी इज ऑलरेडी अ रैंकर एंड आई थिंक उसका थर्ड मेंस है. आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ हर आंसर्स फ्रॉम जीएस1 सोसाइटी, काउंटर थीसिस नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब इट इज अ वेटरन प्रॉब्लम ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर द फ्रेशर्स. तो वही मैं बोल रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग दिस ऑल्सो टू फ्रेशर्स, प्लीज ज्यादा डरना मत. ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस कि आपके पास कोई नेगेटिव हैबिट्स बनी हुई नहीं है, तो यू कैन ट्राई एंड लर्न फ्रॉम अफ्रेश द करेक्ट वे, है ना. मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, राइट. तो काउंटर साइड को आप स्टार्टिंग से ही डिमांड लेके चलो, उसको ऐसे मत समझना कि अलग से ऐड कर रहे हो. इट इज पार्ट ऑफ द डिमांड, स्पेशली अगर क्रिटिकली पूछा है तब तो है ही, बट इनफैक्ट डिस्कस जैसे कीवर्ड्स में, डिस्कस एंड एग्जामिन जैसे कीवर्ड्स में भी इट इज अ कोर पार्ट. एग्जाम्पल ही अच्छा है, पढ़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्स. सी गवर्नर का, कि गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, आर्टिकल 52 है, 53 है, याद नहीं आ रहा, मत लिखो, सीधा सीधा लिख दो गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, क्यों? बिकॉज राइटिंग अ रॉन्ग थिंग इज मच मच बेटर, इज मच मच वर्स देन नॉट राइटिंग दैट. ठीक है, एंड आई फेस दिस, ये मैंने एग्जांपल एक्चुअली थोड़ा नीश एग्जांपल है, बट आई एक्चुअली डिड दिस इन वन ऑफ द मॉक्स, या फिर शायद एक्चुअली पीवाईक्यू ही था. मार्शल प्लान पे क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा था कौन सा मार्शल था, मैंने जॉन मार्शल लिख दिया. ठीक है, इट वाज जॉर्ज मार्शल. तो दिस इज बैड, लाइक डोंट डू दिस, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स, मतलब बिल्कुल भी. राइट, एंड जॉन मार्शल आई थिंक वो याद आ रहे हैं मेरे को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे शायद, वन ऑफ द चेयरपर्सन्स. एनीवेज, या डोंट राइट रॉन्ग फैक्ट्स. एंड ये चीज छोटी छोटी चीजों में ज्यादा आएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, कोई लॉ है, उसका ईयर, लाइक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 था, 2008 था, नहीं याद, ईयर मत लिखो. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 था या 88 था, मत लिखो. ठीक है, ड्रॉप द ईयर, राइट द लॉ, ड्रॉप द ईयर. ओके, राइट. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी नंबर 2, विच इज स्ट्रक्चर. जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाला से कुछ अलग इनोवेशन मत ही करो, फॉलो व्हाट हैज बीन रिवॉर्डेड टिल नाउ. इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई वुड वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब भी सब हेडिंग बना रहे हो GS2 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डाल दो, अच्छे से पता लग जाता है. मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप सब हेडिंग्स बना रहे हो उसमें जो वर्ड्स ले रहे हो ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट से उठा लो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा. यहां पे 2 फायदे होंगे उसके. ठीक है, ठीक है, इसके 2 फायदे होंगे जो आपको बहुत लाइक इंटुइटिव भी हैं. ठीक है, फर्स्ट, यू विल योरसेल्फ रिगरसली स्टिक टू द डिमांड. क्यों यार? व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर ना, और जब आप सब हेडिंग के नीचे कोई पॉइंट्स लिख रहे हो, आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हो. मैं बता रहा हूं, आप नहीं पढ़ने वाले हो क्वेश्चन, आप बस सब हेडिंग देख के ही लिख रहे हो. स्पेसिफिकली अगर वो सब हेडिंग सेकंड पेज पे, तो आप पन्ना पलट के बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हर पॉइंट लिखने से पहले. आप डिमांड, आप सब हेडिंग देखोगे, लिखोगे कि हाँ ये सब हेडिंग है, ये लिख रहे हो. तो इफ यू आर टेकिंग द सब हेडिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट ओनली, तो आपका खुद का वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे चलता रहेगा कि हाँ एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हो आप पॉइंट्स में, तो यू आर स्टिकिंग टू द डिमांड. एंड दूसरा, यू आर टेलिंग द इवैल्यूएटर कि हाँ यू अंडरस्टैंड द डिमांड. ठीक है, तो ये आपका इवैल्यूएटर से एक इंप्लिसिट कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि हाँ भैया देख लो, ठीक है, कि हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट के वर्ड्स उठाए हैं एंड वी आर एग्जैक्टली आंसरिंग दिस, तो वी आर स्टिकिंग टू द डिमांड. ठीक है, तो 2 फायदे हैं, दोनों बहुत ही इंटुइटिव हैं, एंड इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज फॉलो दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और तो यहां कुछ है नहीं. राइट, नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रक्चर, पॉइंट्स एंड डायग्राम्स. पॉइंट्स को यार ये भी एक है, आई थिंक ये यहां पे थोड़े जो फ्रेशर्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं. मेरे को जितना अपने अभी इवैल्यूएटर, मतलब एज आई हैव बीन अ स्टूडेंट एंड नाउ आई एम अ फैकल्टी, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, तो ये चीज मेरे को लगता है डेफिनेटली फ्रेशर्स ज्यादा करते हैं कि बहुत लंबे पॉइंट्स लिख रहे हैं, 4-5 लाइन का एक पॉइंट लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि समझाना है. हमें पता है
हम बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर को कि हमें पता है एंड हम उसको समझा रहे हैं फिर हर चीज को. डोंट डू दैट. ठीक है. यहां पे सी, इफ यू आर राइटिंग वन पॉइंट ना, उसका एक जनरल स्ट्रक्चर बना के चलो दिमाग में. यू हैव अ कीवर्ड, you explain that keyword, you substantiate that with an example. This should be the ideal point of any, कहीं पे भी आप लिख रहे हो बॉडी में, थीसिस एंटीथीसिस वे फॉरवर्ड का पॉइंट डज नॉट मैटर. दिस शुड बी योर आइडियल वे टू राइट अ पॉइंट. ठीक है. इसका एक वो भी निमोनिक भी बनाया हुआ है. अगेन सब लोग इसके अलग निमोनिक्स बनाते हैं. कीवर्ड, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल. ठीक है. ये स्ट्रक्चर फॉलो करो हर पॉइंट में एंड इसको आप रिगरसली फॉलो करोगे तो आपके पॉइंट ज्यादा लंबे भी नहीं होंगे. एंड यहां पे एक ये भी चीज मैं ऐड कर दूं कि ऑल ऑफ दिस इन अ पॉइंट शुड नॉट गो मोर देन 2 लाइन्स. ठीक है. 2 लाइन सोच के चलो तब 3 लाइन्स में एंड होगा. अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है. तो 2 लाइन सोचो, उसके लिए आपको खुद से बहुत ब्रीफ लिखना पड़ेगा. तो ठीक है. एंड ये भी रूल बना लो मेंस के लिए. ठीक है. दोज हु फॉलो मी ऑन टेलीग्राम दे लो, मैंने स्टार्टिंग में अपने टेबल का फोटो डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे. उसमें मैंने मेरे सामने स्टिकी नोट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था ये, ब्रेविटी रिफ्लेक्ट्स ग्रेविटास. सिंपल कि अगर आप ब्रीफ रख रहे हो अपने पॉइंट्स तो वो दिखा रहा है कि यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट, यू नो दैट एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट. इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू मच देन यू आर सॉर्ट ऑफ टेलिंग कि ओके हाँ मतलब इनसिक्योर हो अपनी नॉलेज को लेकर, जो भी है सबकॉन्शियस लेवल बता रहा हूं, कोई एक्सप्लिसिटली नहीं ऐसे बोलता है. ठीक है. तो इसलिए प्लीज प्लीज राइट दिस इन 2 लाइन्स एंड 2 लाइन्स का सोच के चलोगे तब 3 लाइन्स में आएगा, गारंटी. अगेन ठीक है. ओके. राइट. उसके बाद आता है आपका डायग्राम्स. See, diagrams are extremely important in GS1, definitely. ठीक है. GS2 में IR, GS3 इकोनॉमी के अलावा हर जगह बना सकते हो. बट पुट देम वेरी वेरी. GS1 में आपके ज्योग्राफी में तो आदत डाल लो, लिखना ही नहीं है आंसर बिना डायग्राम के. एंड ऑफ कोर्स दैट डायग्राम शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द डिमांड. फालतू डायग्राम नहीं बनाने नेचुरली. अगेन डिमांड शुड बी योर पोल स्टार. ठीक है. जैसे अभी फॉर्मर सीजेआई ने बोला था ना कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज द कॉन्स्टिट्यूशंस पोल स्टार. दैट वे डायग्राम वो डिमांड शुड बी योर आंसर राइटिंग्स पोल स्टार. एब्सोल्युटली डायरेक्शन के लिए. तो कुछ भी है वो डिमांड के आसपास होगा. जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं एवरीथिंग विल बी अलाइनिंग विद द डिमांड, अदरवाइज डोंट डू इट. ठीक है. GS1 में ज्योग्राफी में लिखने ही नहीं है आंसर्स विदाउट द डायग्राम्स. GS2 में IR में बना दो. अगर समझ नहीं आ रहा क्या डायग्राम बनाना है उस रीजन का बना दो. फॉर एग्जांपल अगर इंडियन ओशन रीजन पे है तो इंडिया का वो साउथ सदर्न इंडिया का वो जो पेनिनसुला आता है, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट आता है और जो साउथ ईस्ट एशिया का वेस्टर्न कोस्ट है वो बना दो वो रीजन और उसको मार्क कर दो IOR. ठीक है. सिमिलरली इंडो पैसिफिक है तो बना सकते हो अगेन वो रीजन, उसको शेड कर दो ऐसे डायगोनल लाइन से, है ना. रिफ्लेक्ट दिखा दो इंडो पैसिफिक. दैट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ यार कि आप मैक्रो व्यू में देख पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो चीजों को. ठीक है. GS3 में तो काफी सारे बन सकते हैं. साइंस एंड टेक में फॉर एग्जांपल 23 में आई थिंक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 पे, तो उसमें मैंने स्पेसिफिक जो GSLV Mark 3 था उसको डायग्राम बना दिया था. आई रिमेंबर दैट. ठीक है. उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में तो ऑफ कोर्स मैप्स बहुत सारे बना सकते हो. क्वेश्चन ही जनरली LWE पे आ रहे हैं तो रेड कॉरिडोर बना दिया. नॉर्थ ईस्ट पे आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट का बना दिया, उसमें पोरस बॉर्डर्स दिखा दिए बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ. ठीक है. जस्ट गिविंग आइडियाज ऑफ द टॉप ऑफ माइंड, बट हाँ बना सकते हो. ओके. GS1 में टाइमलाइंस भी चलते हैं. यस. IR में तो ऑफ कोर्स मैप्स बनाओगे. GS3 में फ्लो चार्ट्स एंड बार ग्राफ्स. यस. बार ग्राफ्स बहुत यूज करो. IR वो GS2 में भी इनफैक्ट फॉर पॉलिटी आल्सो आई यूज्ड अ लॉट ऑफ बार ग्राफ्स. लाइक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री कमिटी रेफरल्स हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 71% इन 15th लोकसभा टू 16% इन 17th लोकसभा. वो छोटे से बार ग्राफ बना दिया. ठीक है. क्रिमिनलाइजेशन का बार ग्राफ बना दिया कि कैसे वो इंक्रीज हो रहा है ना. उसके अलावा GS3 में तो डेफिनेटली बना सकते हो. अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मेट्रिक हो गया, GDP ग्रोथ का मेट्रिक हो गया, कोई भी मेट्रिक है उसको बार ग्राफ में बना दो. पाई चार्ट भी यूज करते हैं लोग GS3 में.
GS4 में आपके जनरली स्केमैटिक्स बनेंगे, मतलब वो जो स्पाइडर डायग्राम होते हैं या फिर हब एंड स्पोक डायग्राम जो होते हैं, उसके अलावा ज्यादा स्कोप है नहीं GS4 में, ठीक है, राइट। मूविंग ऑन, कंक्लूजन, यस, कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके ये वाले होंगे कि आपके लाइव इश्यूज हैं पॉलिसी डिस्कशंस में, लाइव इश्यूज हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर, प्रेसिडेंट, फेडरलिज्म GS2 में, GS1 में, GS1 पे आता हूं, GS3 में इकोनॉमिक इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, मोस्ट आर लाइव इश्यूज। तो लाइव इश्यूज में यू विल ऑलवेज हैव अ वे फॉरवर्ड पॉलिसी, है ना, पॉलिसी स्टेप्स, रिकमेंडेशंस दे सकते हो एक्सप्लिसिटली, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बट उसमें आप ऑफ कोर्स वे फॉरवर्ड प्लस एक विजन स्टेटमेंट और दी इन्फेरेंस, ठीक है। तो कंक्लूजन आपका दो पार्ट होता है, एक वे फॉरवर्ड होते हैं स्टेप्स और एक इन्फेरेंस स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल लाइव इश्यूज। बट कुछ कुछ आपके स्टैटिक चीजें होती हैं जब आप फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में अगर आप एक क्वेश्चन आता है शायद वॉल्केनोज पे, उस पे आया हुआ है आई थिंक, सरकम पैसिफिक बेल्ट पे आया हुआ है आई थिंक, या फिर वोल्केनोस पे तो आया हुआ है डेफिनेटली। तो उसमें आपके पास ज्यादा कुछ वे फॉरवर्ड होगा नहीं बताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप एक दो चीजें लिख सकते हो कि आगे जाके हाउ द वर्ल्ड कैन कोलैबोरेट सो दैट इश्यूज ऑफ वोल्केनोज आर लाइक रिड्यूस्ड, या फिर उस पर रिसर्च बेटर हो रही है, कुछ वैसा लिख सकते हो, बट ज्यादा पॉइंट्स होंगे नहीं, ठीक है। वहां पे आप एक सिंथेसिस बना दो बस, कि सिंथेसिस में अगेन इट विल बी लाइक अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव बट नॉट एग्जैक्टली स्टेप्स, क्योंकि उसमें स्टेप्स है नहीं ज्यादा, ठीक है। सिमिलरली सोसाइटल इश्यूज में तो आपका आ जाएगा वे फॉरवर्ड। हिस्ट्री में बहुत जगह, फॉर एग्जांपल अगर आप एनालाइज कर रहे हो कोई हिस्टोरिकल लाइक 1857 रिवोल्ट एनालाइज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, वहां पे आप वे फॉरवर्ड कुछ नहीं लिख सकते, राइट। तो वहां पे आप फीचर्स बताओगे अलग अलग, फॉर एग्जांपल कॉजेशन फैक्टर्स पूछें तो अलग अलग कॉजेशन फैक्टर्स बताओगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके अलावा और जो भी है, ठीक है, या पॉलिटिकल फ्रैक्शंस वगैरह जो भी थे उस टाइम पे। तो वहां पे आप बट कुछ वे फॉरवर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वहां पे आप एक सिंथेसिस लिख दो बस, कि दिस इंपैक्टेड गोइंग द फॉरवर्ड पॉलिसीज लाइक दिस, कि गोइंग अहेड उसके बाद पॉलिसी में क्या क्या चेंज आया था, या फिर उसके जस्ट बाद क्या हुआ था, ठीक है। हिस्ट्री का एक मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है कि हिस्ट्री में वी यूज्ड टू डू दिस अ लॉट, कि लेट्स से कोई इशू आपको एनालाइज करना है, तो आप इंट्रोडक्शन में इवेंट्स लीडिंग टू दैट इशू लिख देते, इवेंट्स जिसकी वजह से वो इशू हुआ, या फिर जो उसके पहले जस्ट इवेंट्स थे, एंड वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन में आप उसके जस्ट बाद क्या हुआ, ठीक है, वो लिख के कंक्लूड करते थे। अगेन 1857 रिवोल्ट, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि 1857 रिवोल्ट वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशंस एंड रिवोल्ट्स एंड व्हाट नॉट, स्टार्टिंग फ्रॉम सन्यासी एंड सारे उसके बाद, सन्यासी वाज लेजिट 80 इयर्स बिफोर दैट, बट उसके बाद के सारे, ठीक है, बैरकपुर रेवोल्यूशन एंड व्हाट नॉट, यू कैन राइट अ लॉट, ठीक है, पाइका विद्रोह एटसेट्रा एटसेट्रा, संथल भी हुआ था उस टाइम पे आई थिंक, यस, 1850s इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, हाँ जो भी है, ठीक है। तो आप वो सब लिख सकते हो, देन आप लिख सकते हो कि हाँ उसके अलावा ये फैक्टर्स थे आपके 1857 रिवोल्ट के, कि जो भी उस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज थे, सबके अपने अपने पर्सनल इश्यूज थे बहुत सारे लोगों के। देन उसके बाद आप जस्ट बता सकते हो कि कंक्लूजन में कि हाउ दैट इंपैक्टेड पॉलिसीज राइट आफ्टर दैट, कि इट ब्रॉट द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858, है ना, वो जो उनका वो था एनेक्सेशन का पॉलिसी था वो खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया, कैनिंग ने कुछ कुछ चीजें कर दी, ठीक है। तो वो सब आप उसके कंक्लूजन में लिख सकते हो। दिस कैन वर्क फॉर हिस्ट्री बट लाइक नॉट अदर सब्जेक्ट्स, बट हाँ एक एग्जांपल है, ओके, आई थिंक अंडरस्टूड यहां पे, राइट। नेक्स्ट यू कम टू वैल्यू एडिशंस। सी, अब अगेन रिपीटिंग माय अर्लियर स्टेटमेंट कि यूपीएससी ने कोई मॉडल आंसर नहीं दिया है, तो मैंने ये अपने आर्बिट्ररी रूल्स बनाए थे थोड़े से अपने प्रेपरेशन के टाइम पे, कि इंट्रो एंड कंक्लूजन में ऑलवेज पुट 2 वैल्यू एडिशंस ईच, ठीक है। एंड ये अगेन किसी ने बोला नहीं है, बट अगेन टॉपर कॉपीज के आप देख लो तो जनरली दे डिड दिस, ठीक है। एंड वो कैसे आपको होगा, सिंपल एग्जांपल, इफ यू हैव टू राइट लेट्स से एसिमेट्रिक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है,
ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अगर क्वेश्चन आया तो आप उसमें इंट्रोड्यूस करोगे कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन से, ठीक है। अब जिन लोगों को पता है उनको पता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कीवर्ड है इंडिया के लिए वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन का जो पॉइंट है, जो नाम है, दैट बिकम्स वन वैल्यू एडिशन। उसके साथ साथ आप एक करंट डेवलपमेंट उसमें ऐड कर दो। कैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर इन द कंट्री, या फिर इंटरस्टेट काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ये दो वैल्यू एडिशंस हो गए, ठीक है। सिमिलरली एंटी डिफेक्शन लॉ पे है तो उसमें आप एक तो वो लिखोगे कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से आया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप वो भी लिख दो कि 10th शेड्यूल है, कि 10th शेड्यूल के प्रोविजंस, मतलब कि प्रोविजंस आर इन द 10th शेड्यूल, है ना। तो ये दो चीजें वैल्यू एडिशंस होगी अगेन। उसके साथ साथ आप लेट्स से इकोनॉमी का कुछ लिख रहे हो, इकोनॉमी में आप कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, उसका आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन में आप एक सोर्स डाल दो, ओईसीडी का फॉर एग्जांपल डेफिनेशन काफी पॉपुलर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट बिकम्स वन वैल्यू एडिशन। उसके साथ साथ आप एक एग्जांपल डाल दो कि कोई इंडेक्स इंडिया का, या फिर जैसे इनइक्वालिटी के इश्यूज डाल दो विच हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री, है ना, कि समथिंग लाइक कि ऑक्सफैम ने बोला है कि टॉप 40%, टॉप 1% हैव द 40% वेल्थ, हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सिमिलरली कंक्लूजन में कैसे लिखोगे आप, जनरली एसडीजीज आर यूज्ड अ लॉट, तो अभी जस्ट टू मेक थिंग्स इजी एसडीजी लिख दो, एक साथ में लिख दो प्लस अ विजन ऑफ समथिंग लाइक विकसित भारत 2047 या 5 ट्रिलियन बाय 2029 या फिर नेट जीरो बाय 2070, है ना, प्लस एक एसडीजी। तो वो दो वैल्यू एडिशंस हो गए, एक कीवर्ड हो गया गवर्नमेंट का और एक आपका एसडीजी हो गया। सिमिलरली कुछ भी बहुत चीजें लिख सकते हो, कोई इंडेक्स की रिपोर्ट पता है आपको, कोई इन जनरल कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन पता है, वो सब लिख सकते हो, है ना, राइट। तो दैट इज या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे मैं वैल्यू एडिशंस का ना लिस्ट बना रहा हूं अगेन, कि वैल्यू एडिशंस क्या क्या लिख सकते हो यहां पे। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेनली GS2 ही हो गए, है ना, कोर्ट जजमेंट्स, लॉज, पॉलिसीज, है ना, फिर ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कोई रिपोर्ट लाइक एन इंटरनेशनल कन्वेंशन का रिपोर्ट, IPCC वगैरह, है ना, देन कमिटी रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स, जैसे फ्लड में उड़ीसा का जो लैंड जोनेशन है एंड फ्लड का जो पॉलिसी है वो काफी अच्छा है ना। अर्बन फ्लड में मुंबई का आई फ्लोज सिस्टम लिखते हैं हम लोग काफी। इसके अलावा कंपैरिजंस आल्सो वर्क यार, पता है, जैसे कैग में, इंडियन कैग में भी कंपेयर इट विद द वो यूके का ऑफिस ऑफ बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूएस का जनरल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, है ना, काफी ज्यादा, तो दे ऑल्सो वर्क। फिर हो गए और दैट इज प्रीटी मच इट, इतना ही याद आ रहा है अभी तो। ठीक है, बट हाँ आई थिंक दिस इज क्वाइट अ बिग लिस्ट, ये भी आप वैल्यू एडिशंस की तरह यूज करोगे तो यू विल गेट इनफ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऑफ कोर्स केस स्टडीज, जैसे वो याद आ रहा है मेरे को, नशा मुक्त भारत अभियान में एक MP का कोई विलेज है विच आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ, तो वहां पे फुटबॉल प्रमोट करने से बहुत ज्यादा ड्रग यूज कम हो गया, तो दैट्स एन एक्सीलेंट केस स्टडी टू साइट, ओके, राइट। तो इन जनरल यहां पे एग्जांपल्स हैं, भक्ति मूवमेंट का, इक्वालिटी का लिख रहे हो तो एग्जांपल में आप लिखो कि बसवना के जो वचन थे, दे प्रमोटेड कास्ट बेस्ड
rejected caste based birth properties and parameters for the society in the 12th century. MSMEs का लिख रहे हो तो लिखो कि 30% GDP है, 11 crore employment है, and 45% मैन्युफैक्चरिंग GVA है ना, वो सब लिखो, राइट. ओके, मोर वैल्यू एडिशन. GS1 में आपके मैप्स, ऑब्वियसली मैप्स एंड टाइमलाइंस दे काउंट एज गुड वैल्यू एडिशंस. GS2 का मैंने बता दिया है, आर्टिकल्स, लॉज, कोर्ट जजमेंट्स, कमिटीज. देन GS3 में डेटा, फ्लो चार्ट्स. GS4 में थिंकर्स, स्कीमेटिक्स लिखो. एंड एग्जाम्पल, हाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Every point must open a new dimension. यार see why this is very very important. Let's say आप बॉडी में ना थीसिस में कुछ भी लिख रहे हो. क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखे क्या, या एग्रीकल्चर पे नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ का लिख लो. चलो ठीक है, थीसिस में आपको लिखना है इंक्लूसिव ग्रोथ के लेट्स से पॉजिटिव्स क्या हैं. तो आप इसमें एक तो तरीके से ये लिख सकते हो, ठीक है, कि इकोनॉमिक एंगल पे आपने दे दिया कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो रिड्यूस होंगी. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उसको दूसरे तरीके से देखने लगे कि लेट्स से एग्रीकल्चर से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. ठीक है, विच इज ट्रू. इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हुआ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो उससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. तीसरे पे आए, आपको कुछ और अलग डिमेंशन समझ नहीं आया तो आपने ये बोल दिया कि जो टैक्सेशन रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा. इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ तो ये सब होगा, क्योंकि आपका टैक्स बेस बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा. ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखा कि इनइक्वालिटीज विल रिड्यूस. ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा, एग्री विल बिकम मोर रेम्यूनरेटिव, एग्रीकल्चर मतलब. फिर आपने लिखा गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. बट यहां पे गलत कुछ भी नहीं है अगेन. बट इसकी जगह अगर आप ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट आप लेट्स से इनइक्वालिटीज लिख दिए, सेकंड पॉइंट आप लिखो रादर देन रिमेनिंग विद इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमी आप लिख दो रीजनल डिस्पैरिटीज विल रिड्यूस. एग्जाम्पल दो उसके साथ में कि कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट विल कनेक्टेड बेटर विद द इंडियन मेनलैंड. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. उसके साथ साथ, और यहां पे आप वो भी लिख सकते हो मिशन पूर्वोदय जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए है, बिहार, उड़ीसा वगैरह के लिए है ना. रीजनल डिस्पैरिटीज विल रिड्यूस. उसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, vulnerable sections will be benefited. Example, Sachar committee report had highlighted how Muslims were alienated from the society because of which they were facing issues, है ना, कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रहा था क्योंकि वो सोसाइटी में वो क्या बोलेंगे उसको, एम्बेडेड नहीं थे, नहीं इंटीग्रेटेड नहीं थे प्रॉपर्ली, दे वर आइसोलेटेड. ठीक है, तो यहां पे एक आप ज्योग्राफिकल डिमेंशन लिया है इंडिया का, एक आप सोसाइटल डिमेंशन लिया है हमारी सोसाइटी का, है ना. टॉपिक आपका इंक्लूसिव ग्रोथ ही है. तो दिस इज अ मोर वेल राउंडेड आंसर. ठीक है, देन दिस. आपको अगर लेट्स से 3 के बाद आपको और नहीं समझ आ रहा कि और कौन सा डिमेंशन लेके आओ, तब आप लिख दो ये वाले, क्या दिक्कत है ना. बट एटलीस्ट आपका वो दिख जाएगा कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग डाइवर्सिटी ऑफ डिमेंशंस, है ना, वेराइटी ऑफ डिमेंशंस. ठीक है, ओके. फिर आप इसमें और डिमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हो. पता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के फायदे क्या होंगे. आप इसमें लिखो कि प्रॉब्लम्स लाइक LWE विल रिड्यूस. क्यों, वहां पे एक सिक्योरिटी डिमेंशन आ गया, बिकॉज लाइक लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दोस रीजंस इज द रीजन फॉर LWE, राइट. ठीक है, तो या मतलब आई एम होपिंग एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसमें डिमेंशंस एक्सप्लोर करो. एंड ये डिमेंशंस एक्सप्लोर करने का लाइक आई नो पीपल कंसिडर पेस्टल लाइक ओल्ड एंड आउटडेटेड. ठीक है, let it be, let's assume it is old and outdated, but इसका एक expansion version है जो यूज करो प्लीज. एंड ये expansion version सबको पता है. आपका GS पेपर्स का सिलेबस क्या है, कल्चर, है ना, हिस्ट्री,
सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, टेक, एनवायरनमेंट, disasters, security, and of course ethical. ठीक है, तो ये आपके कितने डिमेंशंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 ये आपका मास्टर लिस्ट है. सारे नहीं अप्लाई होंगे हर आंसर में, बट यू हैव अ फ्रेमवर्क एटलीस्ट. तो कभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज रिलाई ऑन दिस. ये पेस्टल का एक्सपैंडेड वर्जन है एंड यू नो ऑल ऑफ इट. ठीक है, इसको बस थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लो. कैसे? हिस्ट्री में आपको हर बार लाइक हिस्टोरिकल डिमेंशन नहीं मिलेगा, तो यू ट्रेस द एवोल्यूशन, है ना. तो उसको आप एवोल्यूशन दिखा सकते हो किसी चीज का, हाउ इट हैज इंप्रूव्ड. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डिमेंशन आपका हर चीज नहीं होगा, तो आप यहां पे हायरार्किकल डिमेंशन ले आओ. हायरार्किकल डिमेंशन में आपका क्या आएगा? हाउ एग्जैक्टली दैट थिंग इज ऑपरेटिंग एट द लोकल लेवल एंड द स्टेट लेवल. ठीक है, बाकी रिमेन द सेम. तो इनका आइडिया वही है कि आपके पास यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन व्हेन यू डोंट गेट द पॉइंट्स. ठीक है, एंड ये काम करेगा. आई हैव यूज्ड इट पर्सनली. ओके, नॉट जस्ट मी, लाइक मेनी पीपल इन फैक्ट. एंड आई थिंक आप लोग शायद सबकॉन्शियसली ये चीज कर भी रहे होंगे, बिकॉज एवरीवन नोज द सिलेबस बाय हार्ट, यू नो. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ठीक है, कि अगर GS3 में हाइड्रो पावर का क्वेश्चन आया, तो आप उसको NGT GS2 के एस्पेक्ट से देखो, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट GS1 के एस्पेक्ट से देखो, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी GS4 के एस्पेक्ट से देखो. डोंट लुक एट इट जस्ट फ्रॉम द GS3 पर्सपेक्टिव, है ना. तो ये भी एक चीज कर लो, पता है कि whenever you're writing answers ना, तो consciously do this, that you are including one dimension from GS1, one dimension from GS2, मतलब one from each GS paper. ठीक है, आपका आंसर अपने आप थोड़ा होलिस्टिक दिखने लगेगा. एंड दिस थिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स. पता है, क्योंकि एथिक्स में ये मैंने बहुत ज्यादा आंसर्स देखे हैं लोगों के, सेम चीज अलग अलग वर्ड में बोलते रहते हैं. ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू आप एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइक से अकाउंटेबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसका पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, सोसाइटल अकाउंटेबिलिटी उतना देख लोगे, उसके आसपास ज्यादा होता नहीं. बट ट्राई एंड एक्सप्लोर. GS1 में देखो कैसे आप सोसाइटल अकाउंटेबिलिटी कैसे ला रहे हो, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम GS2, ठीक है, इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम GS3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट आएगा वहां पे. तो GS4 में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, सिमिलरली एथिक्स एक्सप्लोर कर रहे हो तो कल्चरल एथिक्स एक्सप्लोर करो, पॉलिटिकल एथिक्स एक्सप्लोर करो, एनवायरमेंटल एथिक्स, इकोनॉमिक एथिक्स, टेक्नोलॉजिकल एथिक्स, सिक्योरिटी एथिक्स, है ना. एवरीथिंग यू विल गेट अ वेरी गुड पॉइंट, राइट. एंड दिस इज लाइक अ टॉपर कॉपी वाला सेक्शन जो मैं बता रहा था कि वो भी इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम. तो अब फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत सारी चीजें मैंने जो बताई हैं ये काम कर जाएंगी. थोड़ा आइडिया है आपको कि आंसर कैसे लिखना है. अगर लेट्स से यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट, you don't know how to write, and this will be mostly for mains 27 students. Of course 26 वाले प्रैक्टिस कर चुके हैं उतना कि उनको पता है कि कैसे करना है. जब नहीं पता है कि आंसर का डिमांड मीट करना है, कैसे करना है, ये नहीं समझ आ रहा है कि जो आंसर लिख रहे हो उसमें डिमांड मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज यूज टॉपर कॉपीज. और टॉपर कॉपीज को यूज कैसे करना है, जैसे मैंने किया था अपने सेकंड मेंस में, मेंस 2023 में हम लोग क्या करते थे, टॉपर कॉपी उठाया. अब टॉपर कॉपी प्लीज 2-3 चीजें वाइल पिकिंग अप टॉपर कॉपीज, ध्यान रखना कि उनके बस रैंक अच्छी नहीं आई हो, उनके उस पेपर में अच्छे नंबर आए हो जो आप पेपर उठा रहे हो. दूसरी चीज, द आंसर शीट दैट दे हैव रिटन इज क्लोज टू द टेस्ट, मतलब एक्चुअल पेपर. ठीक है, उनका फॉर एग्जांपल बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्टर्स होते हैं तो उनके पिछले साल का कॉपी मत उठाना, मतलब उतना हेल्प नहीं होगा नेचुरली. ठीक है, कॉमन सेंस थिंग्स बट स्टिल आई एम राइट लाइक टेलिंग, है ना. तो आप क्वेश्चन पढ़ो, अपना पूरा आंसर लिखो. ठीक है, पूरा आंसर लिखा,
खत्म, 4-5 आंसर लिख लो फॉर एग्जांपल इफ यू डूइंग इट डेली, देन यू कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर कॉपी, सी द स्ट्रक्चर एंड द डिमांड, हाउ दे डिड इट, वेयर यू वेंट रॉन्ग और वेयर यू कुड हैव इंप्रूव्ड, वैल्यू एडिशन उठाओ कि वैल्यू एडिशन उन्होंने कैसे किया, कैसे आप अपना आंसर खुद से बेटर कर सकते थे, ठीक है। डू दिस प्रॉपर्ली एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 2 साइकिल्स ऑफ ईच जीएस पेपर। मतलब टॉपर कॉपी का एक जीएस का पेपर उठाया आपने तो दैट 5 आंसर्स एवरी डे इफ यू डूइंग, 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो 16 दिन में एक जीएस 1 2 3 4 का साइकिल कर सकते हो। 2 साइकिल्स कर लो, 2 साइकिल्स कर लोगे जीएस 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट विल बी व्हाट 32 डेज, ठीक है। बीच में एक दिन का गैप ले लो, 40 दिन में हो जाएगा। 27 वाले मेंस के लिए दिस इज अ वेरी गुड डील कि यू गेट टू नो हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपर्ली विद इन 40 डेज, नॉट अ बैड डील एट ऑल, ठीक है। आंसर अपना स्पीड बढ़ा दोगे तो दिन और कम हो जाएंगे, 7 क्वेश्चंस कर लो डेली, ठीक है। ओके, यही लिखा हुआ है यहां पे मैंने, मतलब ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज कि अगर टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मेंस 26 के स्टूडेंट्स, अगर टाइम नहीं है प्लीज डोंट फोकस ऑन राइटिंग फुल आंसर्स, ब्रेनस्टॉर्म कर लो आप। फॉर एग्जांपल अगर कई लोगों ने अभी तक पीवाईक्यूज देखे नहीं है, मेंस 26 वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं, यू कैन नॉट राइट फुल आंसर्स, ब्रेनस्टॉर्म पीवाईक्यूज। ब्रेनस्टॉर्म कैसे, आप क्वेश्चन पढ़ो, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में क्या क्या लिखोगे वो लिख लो, ठीक है। यू राइट इंट्रोडक्शन की ओके यू आर गोइंग टू राइट दिस डेफिनेशन फ्रॉम दिस सोर्स दिस डेटा पॉइंट, देन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, उनके सब्सटैंसिएशंस क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, एंड मेक श्योर कि 5 मिनट में फिनिश कर लो, है ना। दैट ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल आपका टाइम वाइज। तो ब्रेनस्टॉर्म ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, 10 क्वेश्चन भी दिन के ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो पीवाईक्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पीवाईक्यूज कर लेना। अगेन फॉर मेंस 2026 स्टूडेंट्स प्रायोरिटी शुड बी कंटेंट में करंट ओवर स्टैटिक ओवर करंट, एंड आंसर राइटिंग में पीवाईक्यूज ओवर मॉक्स। मॉक्स का बट यूटिलिटी आपका है 3 घंटे का टाइम लिमिट प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर दैट डू गिव मॉक्स, बट डेली आंसर राइटिंग और कंटेंट रिवीजन के हिसाब से पीवाईक्यूज आर मच मच बेटर, ठीक है। यू गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज इन विच यूपीएससी एक्चुअली आस्क्स द क्वेश्चन, राइट। यही लिखा हुआ है अगेन यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्म ढंग से करना बस, राइट। तो जस्ट एन एग्जांपल क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स, डिस्कस रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे, किसी थिंकर का या सोर्स का डेफिनेशन पता है तो लिख दो, फॉर एग्जांपल आई थिंक वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दे रखा है प्रेशर ग्रुप्स का, है ना, उसको लिख लोगे। वैल्यू एडिशन ऐड कर दोगे इंट्रोडक्शन में। तो अब ये मैंने अगेन टॉपर कॉपीज में देखा हुआ है, ऑल्दो वी रीड अबाउट इट इन पीएसआईआर, एल्मंड पावेल करके हैं, एल्मंड पावेल ने अपना कैटेगराइजेशन दे रखा है प्रेशर ग्रुप्स का, ठीक है। तो वो मेनी पीपल हैव रिटन इन जीएस के आंसर्स, तो गो फिगर दैट, बट कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल लिखोगे फिक्की, फार्मर्स यूनियंस, देन आर्ग्यूमेंट्स फॉर लिखोगे, देन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिखोगे, देन कंक्लूजन लिखोगे। एंड यहां पे कंक्लूजन में प्लीज अगेन सिंस यू आर एंडिंग ऑन एन अगेंस्ट वाला चीज, वे फॉरवर्ड लिख देना, ठीक है, कि हाउ टू इंप्रूव द प्रोसेस, हाउ टू इंप्रूव द रोल इन डेमोक्रेसी, उनका रेगुलेशन कैसे बेटर करना है, उसमें कुछ वैल्यूएडिशन पता है तो लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनसीआरडब्ल्यूसी का मेरे को एक याद आ रहा है कि उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेशर ग्रुप्स का जो फंक्शनिंग है दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड अलोंग विद एनजीओज एटसेट्रा रादर देन एट अ नेशनल लेवल, है ना, बिकॉज दैट विल बी इंश्योरिंग डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ओके। एंड देन यू गिव एन इन्फेरेंस स्टेटमेंट, इन्फेरेंस स्टेटमेंट में सॉर्ट ऑफ एक विजन टाइप ही होता है, तो प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड यू कैन सी राइट कि दे आर अ वेरी core aspect of democracy that can deepen political participation right at the grassroots if used properly, obviously. Otherwise they can also be like anti-social elements भी हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं कई बार, as many leaders and वो सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग एंड व्हाट नॉट, है ना, ओके। तो अगर आपका एक सेल्फ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट है, सो सी द होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन वाज कि आप अपने आंसर को परखना समझ जाओ खुद से, ठीक है। व्हाट इज अ गुड आंसर, हाउ टू इंप्रूव योर आंसर, आई होप एवरीवन वाज फाइंडिंग दिस वैल्यूएबल। तो ये एक फाइनल चेकलिस्ट है जो आप लिख सकते हो अपने पास, ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन पूछो टॉपिक डायरेक्टिव को देखो अच्छे से क्या है, एंड कोशिश करो, एंड दिस इज ऑब्वियसली ओनली फॉर प्रैक्टिस, ट्राई एंड राइटिंग द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन इन वन लाइन, कि एग्जैक्टली क्या पूछा है उसने, ठीक है, कि उसने एलडब्ल्यूई अगर पूछा है तो एलडब्ल्यूई का रोल या फिर इश्यूज पूछे हैं कि डेवलपमेंट को कैसे हर्ट किया है, या फिर उसके कॉजेज पूछे हैं, कॉजेज पूछा तो कोई स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड कॉजेज तो नहीं पूछे, फॉर एग्जांपल नॉट एलडब्ल्यूई बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नार्को टेररिज्म, तो आप नार्को टेररिज्म में अगर आप इफ यू आर राइटिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो आप ज्यादा डिमांड से ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हो,
है ना, ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या पूछा है। देन व्हेन यू राइटिंग द आंसर, तो आपके जो फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स है वो बिल्कुल लाइक हिट द नेल ऑन द हेड वाला होना चाहिए, कि टॉप प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स। अगेन प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो जनरली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी डिमेंशंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन लेट्स से एथिकल डिमेंशंस इन अ जीएस 1 2 3 आंसर। ठीक है, 2 पार्ट क्वेश्चन है तो आप दोनों आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एनालिटिकल क्वेश्चन है तो क्रिटिकल एनालिसिस वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सब हेडिंग के जो वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन स्टेटमेंट से उठाए हैं नहीं उठाए हैं। ठीक है, देन कंक्लूजन आपका उस हिसाब से है कि नहीं, कि मतलब यू नॉट एंडिंग ऑन अ नेगेटिव नोट इन द आंसर, है ना। और अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप है तो वहां पे आपका जो कंक्लूजन है उसमें वे फॉरवर्ड ज्यादा आएगा नहीं। वैल्यू एडिशंस इन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन यू आर डूइंग और नॉट। एंड देन यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई डिड नॉट टच ऑन दिस, कभी भी रिपीटिशन मत करो। ठीक है, तो देयर वाज दिस टॉपर 23-24 में अयान जैन, तो उनका he used to write 27-28 points in a 15 marker. ठीक है, which is excellent. Obviously more content is always appreciated, but he used to repeat points like anything. But anyway उनके तब भी एक बार 465 आए हैं, एक बार 450 आए हैं GS में, and he got rank 16 in 23 शायद, I'm forgetting, एक बार चेक कर लेना। 15 है रैंक आई थिंक, एक बार देख लेना। जो भी है, my point is कि try and not do that. डोंट रिपीट द पॉइंट्स अनलेस आप उतने आया जैसे पॉइंट्स लिख रहे हो। अगर आप 30 पॉइंट लिख रहे हो किसी 15 मार्कर में, मे बी यू कैन रिपीट अ पॉइंट लाइक जिसमें बीच में 10 पॉइंट का गैप आ गया हो। ठीक है, मे बी एग्जामिनर विल फॉरगेट इफ यू वांट टू प्ले दैट गैम्बल, लाइक कंप्लीटली अप टू यू, बट आई विल स्टिल से डोंट रिपीट पॉइंट्स, राइट यूनिक पॉइंट्स स्पेसिफिक टू द डिमांड विद वैल्यू एडिशंस। ठीक है, राइट। एंड ऑफ कोर्स उसमें वैल्यू एडिशन आप अगर डायग्राम बनाने का स्कोप है तो बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो वो जैसे मैंने बता दिया किस में इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये खुद को एक ऑनेस्ट मार्क देके देखो, एंड थोड़ा सा बी स्ट्रिक्ट सो दैट यू ऑलवेज हैव अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स। ठीक है, एंड वो ये कि अगर आप इतना रिग्रेस अपना इवैल्यूएशन कर रहे हो खुद का, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, ट्रस्ट मी, यू विल योरसेल्फ स्टार्ट सीइंग एन इंप्रूवमेंट, एंड मे बी यू विल बी एबल टू डू इट बेटर देन कोचिंग इवैल्यूएटर्स। ठीक है, ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया कभी भी कोचिंग इवैल्यूएटर्स। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोचिंग। ठीक है, राइट। अब लेट्स से आपकी ये सारी चीजें सॉर्टेड हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इज टू द पॉइंट, कंटेंट इज टू द पॉइंट, वैल्यू एडिशंस आर टू द पॉइंट, डिमांड आप हिट कर रहे हो, तो वो आधा नंबर एक नंबर कहां बढ़ाना है। एंड दिस इज ऑब्वियसली फॉर मोर रेलेवेंट फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस राइट नाउ, बट आल्सो फॉर पीपल गोइंग अहेड, कि आप ना वो कोशिश करो कि डिमांड को आप वेराइटी ऑफ पॉइंट से एड्रेस कर रहे हो एक तो। ठीक है, बट हाँ, लाइक डिमांड रिमेन्स द कोर इवन देन, उसमें आप कुछ चेंज नहीं होगा, बट डिमांड रहेगा आपका बिल्कुल पोल स्टार। उसके साथ साथ आप वैरायटी ऑफ पॉइंट से अपना सबहेडिंग जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पहली बात, सबहेडिंग इज एज पर द डिमांड एंड द पॉइंट्स आर एज पर द सबहेडिंग। ठीक है, एंड वेराइटी डेफिनेटली, एंड उसके साथ साथ आपका जो वैल्यू एडिशन है दैट इज स्पेसिफिक टू द पॉइंट विद विच इट इज रिटन। जेनरिक नहीं करना है वहां पे कुछ भी। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि इफ यू हैव टू राइट 4 कार्ड्स के बारे में, देन मेंशन गरबा, मेंशन इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, ईयर मेंशन कर दोगे तो इट अनदर पॉइंट देयर। ठीक है, ट्राई एंड बी स्पेसिफिक, ट्राई एंड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड डिमेंशंस, एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि खुद का आपका इंप्रूव हो रहा है आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी सारी हमने चीजें डिस्कस कर दी हैं उन सबको मीट कर लोगे, देन ज्यादा स्कोप रहेगा नहीं, एंड आपको दिखने लगेगा। इसमें टॉपर कॉपीज देख लो, बेस्ट एग्जांपल अगेन जैसे मैंने बताया था आकांक्ष धुल है। ठीक है, आकांक्ष धुल की कॉपी देख लो, ही हैज ट्राइड एंड ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें उन्होंने करी, तभी उनके 470 480 आए हैं जीएस में, विच इज लाइक एन एक्सेप्शनल स्कोर। ठीक है, दैट इज प्रीटी मच इट, राइट। सो आई होप एवरीवन फाउंड दिस टू बी इंफॉर्मेटिव, एंड वही मैं बोल रहा हूं, इतना करोगे ज्यादा कुछ बचेगा नहीं आंसर राइटिंग में। दिस इज लाइक almost like a primer on exactly how to write a good answer with everything important that is to be included. And I hope everyone found this to be very, very informative and valuable, and I'll see you in the next one. Cheers, bye. All the best for mains 26, and of course people who are preparing for mains 27, please keep studying hard. I'll see you in the next one. Bye. Study IQ IAS, making India smarter and better.